खबर में खुशामदीद। मेरे साथ हैं ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर बात का आगाज़ करते हैं। शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक माशाल्लाह एक और लीक आ गई है और पूरा मीडिया इस पर चीख रहा है। ये बड़ा सबसे अहम मसला है इस वक्त हमारे यहाँ या सिलसिला के, और उधर से सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लेकिन लगता है उसको पस मंज़र में चली जाएंगी क्योंकि ये तो लीक तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। इसके साथ अदलिया से नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, ज़ाहिर है हमें इसका तो अंदाज़ा है कि वो अपनी और अपनी जो दुख्तर नेक अख्तर हैं उनका चाहते हैं कि उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट कर दिया जाए और ये हमारी जो इशराफिया है उस सिलसिले में उनकी मदद करे। तो शाहाना केस में खान साहब नायर होंगे या नहीं होंगे। मलिक साहब, वतन अजीज़ सैलाब में डूबा हुआ है और एक ऑडियो लीक आ जाती है। अभी उसकी अथेंटिसिटी के बारे में कोई हमारे पास नहीं आया कि उसकी कोई वो हुई है जिसे आप फोरेंसिक कहते हैं, मगर अब सारे उधर लगे हुए हैं और उसका कंटेंट क्या है कि भाई अब ये पैसे जो हम सूबों के ज़िम्मे लगाए गए हैं वो हम कैसे देंगे कि जो डेवस्टेशन होगी ख़ास तौर पर KPK में और जो बलूचिस्तान में हुई है, तो हाउ टू यू कोप विद दोज फाइनेंसेस। मगर गद्दारी के सर्टिफिकेट बाहर निकला है। क्या कहें कायद साहब, देखिए कोई अगर उन्होंने कोई तस्दीक नहीं, जिस तरह आपने कहा कोई इस तरह, तो उधर से कोई तरदीद भी नहीं आई ना। कोई ऑफिशियली PTA ने किसी ने कहा कि ये गलत है या सही है। खामोशी का मतलब आप यस भी समझ सकते हैं ना। तो पहली बात ये है, ट्रेजिडी ये है कि मैं ये खाली को PTA पे तनकीद नहीं कर रहा, उन पे भी कर रहा हूँ, मगर हमारे यहाँ मेरा जो सियासत है वो एक दुश्मनीदारी बन चुकी है। हम मतलब समझ ही नहीं रहे। हमारे तो एक ऐसे बच्चे की हालत है जिसका दिमाग ही नहीं। आप मुझे बताएं कि रियासत एक मुस्तकिल चीज़ है, मुल्क एक मुस्तकिल चीज़ है, पाकिस्तान एक मुस्तकिल चीज़ है और हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी का एक ही मकसद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, मेरा ये एजेंडा है, आपका ये मंशूर है। तो वो तो जो ऑडियो मैंने सुनी है और मेरा ख्याल आपको प्रोड्यूसर साहब भी सुना दें, उसमें तो क्लियर कट है कि हम पे जनाब ये टेररिज्म का केस डाल रहे हैं, हमें ये मधोल रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, तो हम किस तरह इनको फ्री हैंड दे दें। अब इसका मतलब क्या है? अगर ये सारा कुछ सच है तो IMF का मतलब है कि अगर आपको $1.7 बिलियन आपको उन्होंने देने हैं और आज और कल उनका जो, जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दी है कि पाकिस्तान को ये कर्जा दे दिया जाए। आज उनके बोर्ड ने फैसला करना है वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, कि क्या पाकिस्तान को पैसे देने के नहीं। ये बज़ाहिर $1.7 बिलियन है, मगर $1.7 बिलियन नहीं, इसका असर सीधा जाएगा $3 बिलियन कर्जा जो आपको कतर ने देना है। 2.5 उसकी तरदीद आ गई, वो सरमायाकारी है। चले वो हो सकता है, चलो UAE ने आपको देना, कर्जा देना, तो इसके जो लगभग आपको पता है एशियन बैंक जो है वो इसी वर्ल्ड बैंक जो है ये IMF के साथ सारे सिस्टम जुड़ा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आपने अपने तबके को तो टैक्स लगाना नहीं है, हमारे नाम पे कर्जा लेना है और फिर वो खुद खा जाना है। नीचे जितना खर्च होगा ना वो हम देख लेंगे, जो आज तक हुआ है 150 बिलियन कहाँ पे खर्च हुआ है। मसला ये है कि आपने रिच को टैक्स नहीं करना, आपने अपने तबके को टैक्स नहीं करना, हमारे नाम पे आपने कर्जा लेना है। यही सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आने से पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 210 में रिपोर्ट आ गई थी कि हमने कहां से आबादियों को रीलोकेट करना है क्योंकि हम सीरियस वेदर इवेंट्स। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए यार ये क्या स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं? आपका आर्गूमेंट पहले अभी मैं सुनाता हूं, जरा सुनाएं जी IMF के बारे में, इनके क्या इरशादात थे, कितनी मोहब्बत है IMF से, अगर वो है। अच्छा पहले आज का सुनाएं जी। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, के लिए देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। इसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए, वो बनाएंगे जी जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है ना, मैंने ज़गारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने वो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना।
अच्छा मलिक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब वाज कोटेड बाय सम वेरी बड़ी बात कि जब वो गवर्नमेंट में से गए थे कि वो क्या कहते हैं कि जो हम करके जा रहे हैं हम तो दोबारा गवर्नमेंट नहीं लेंगे। ये इसकी एक बैकग्राउंड है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो डेवस्टेशन हो गई है, विल यू बी एबल टू फर्दर टैक्स दीज पीपल जिनके घर उड़ गए, जिनके सूबे बर्बाद हो गए, तो ये कैसे कमिटमेंट पूरी करनी है? रिलीफ लें उससे जाके IMF से, कोई बात तो करें उसके साथ। नहीं, मेरा असल आर्गूमेंट जो आपने कहा था ना, आपने बड़ा ही खूबसूरत आर्गूमेंट निकाला, मगर बड़ा वो मुझे इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल समझ आ गई कि जनाब ये तो गरीब आदमी की लड़ाई नहीं है। IMF ने कहना गरीबों से टैक्स लो। शौकत अजीज़ अगर ये फरमा रहा होता ना कि यार ये अच्छा नहीं है पैकेज पाकिस्तान के लिए, इससे बिजली महंगी होगी, इससे गरीब आदमी तंग होगा, इससे बेरोज़गारी बंद होती, तो मुझे बात समझ आती। वो कह रहे हैं स्कोर सेटल करो, ये वॉर है, ये लड़ाई है। ये पॉइंट है मेरा सर। आप देखें काजी साहब, आपको रियासत और हुकूमत और अपोजिशन को अलग करना पड़ेगा। 9 अप्रैल से लेके कौन सा स्कोर है जो इस हुकूमत ने सवाब के साथ सेटल नहीं किया? नहीं, मुझे बताएं ना, कौन सा रिलीफ दिया आपने? 178 पे वो डॉलर छोड़ के गया था जो सबसे गंदी हुकूमत आई थी आपके और सब लोग। 200 कितने पे आज गिनना बंद कर दिया हमने। 230 तो किया क्या है आपने? अप्रैल कितने 5 महीने हो गए। जी हाँ। कौन सा हमला है जो अवाम पे इन्होंने नहीं किया? तो ये मुझे बताएं, ये मुझे बताएं। नो इनके पास क्या मॉरल ग्राउंड है कि ये बात भी करेंगे? मैं कहता हूँ जी, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के 75 साल में सबसे गंदी रही है। शहबाज शरीफ आप कह लें टोटल नाकाम। मैं नहीं कहता। मेरा आर्गूमेंट तो लेना, ये मेरा हक है। मेरा सवाल ये कि आप इसलिए कह रहे हैं कि आप जब ये लिखेंगे सूबे के हम 750 अरब शामिल नहीं करेंगे आपको पैसे वापस करने में, उसका नतीजा क्या आएगा? वो आपने ख़तरनाक बात सुनी नहीं। वो फरमा ये रहे हैं इससे ये मजबूर हो जाएंगे मिनी बजट लाने पे। मिनी बजट का मतलब है पेट्रोल महंगा, मिनी बजट का मतलब तेल महंगा, मिनी बजट का मतलब बिजली महंगा। तो बदला तो ये मेरे से ले रही है ना PTI। मेरा तो आपसे ये सवाल है, किस दिन मिनी बजट नहीं आया? कितने तो भाई बदला मेरे से क्यों ले रहे हो ना? शहबाज से लड़ो ना, मेरे से क्यों लड़ रहे हो? किसने लड़ना है? हमसे ही लड़ेंगे। मसला ये है कि मिनी बजट तो फिर भी आ रहा है। अगर आपका ये साइन होता है और आपने 50 रुपए चीजें, मैं जरा पहले इनकी कुछ चीजें सुना दूं फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं जी जरा, सुनाएं। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये PTI-IMF डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस PTI-IMF डील को चला देंगे। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें गुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो गुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसके लिए हमने मैदान में निकलने का फैसला किया है। कल जो मुआहिदा साइन किया है, मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब को खुशी कर ले। मशरकी पाकिस्तान दिया इमरान नियाजी ने, स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आज़म ने आज़ादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो। मलिक साहब ये हुकूमत में और होते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं। IMF मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई प्लेग है, कोई ताउन है। ये सारा सुन के आज वो जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैं आपसे 100% एग्री हूँ और मैं बिल्कुल आपसे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। मेरा इख्तलाफ है कि इस समाज में सारे रंगे हैं। ये PTI का भी यही शोर है। मुझे जो अजीब बात लगी है शौकत अजीज़ की कि वो ये आर्गूमेंट जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं कि भाई हमने ये लेटर लिख देना कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो बात मुझे समझ आती है, मुझे सलाब की भी समझ आती है, मगर ये बात नहीं मुझे समझ आती कि इनको सज़ा दो क्योंकि ये हमें तंग कर रहे हैं, हम पे टेररिज्म के केस डाल रहे हैं और फिर उनको मजबूरन बजट लाना पड़ेगा। समझ आ जाएगी जिस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब को जो कोट किया था बहुत से लोगों ने कि हम कौन से यहाँ पे जो है वो बारूदी सुरंगें लगा के जा रहे हैं, उस तनादर में देखेंगे तो ये भी समझ आ जाएगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान
खान साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यू आर ऑलवेज सो काइंड एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू ऑन दी शो। एक तो ये आप जो कंट्रोवर्सी है इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं डालना चाहता, लेकिन ये जो IMF है वो एक पिवट बन गया जिसके गिर्द सारी बहस हो रही है और गद्दारी के यानी सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं। ये फरमा दीजिए कि एक तरफ फ्लड है, एक तरफ इंतहाई प्यूनिटिव पेमेंट्स हैं जो हमने उनकी करनी है, किधर जा रहे हैं हम? डॉक्टर साहब कुछ रास्ता दिखाएंगे हमें? तभी तो हौसला आप लोग भी कर लें और ये बात एलानिया कहें कि एक वाहिद शख्स था डॉक्टर अशफाक जिसने मना किया था और उस वक्त से मना कर रहा है कि खुदा के वास्ते IMF में न जाओ, लर्न टू लिव विदाउट IMF। अगर आज ये कौम मेरी बात को मान लेती तो आज न इतनी तबाही देखती मईशत की, ना हम ये बातें कर रहे, एक दूसरे को गद्दार भी कह रहे हैं। तो ये ना बात मानने का ये सज़ा जो है कौम को मिल रही है। मुझे बोलते हुए कोई खुशी नहीं महसूस हो रही है, मैं भी उस कौम का हिस्सा हूँ, मुझ पे भी गुजर रही है जब बिजली का बिल देता हूँ मैं। इतना ब्रूटल IMF न कभी था और शायद पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा। कम से कम पाकिस्तान में ये 22वां प्रोग्राम है, इतना ब्रूटल IMF पहले कभी भी नहीं था। और ये मुझे मालूम था, मैं बार बार आप लोगों को मीडिया पे कहता हूँ, मुझे मालूम था 2018 में कि अगर ये गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे, और देखिए हो रहा है यही चीज़, क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैंने जाके हाथ जोड़े थे। लेकिन चूंकि उस वक्त थे सब लोग बाहर से मशवरा देने वाले, आज भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके शहर में मौजूद हैं, जिन्होंने मशवरा दिया था कि वज़ीर आज़म साहब अगर नहीं गए तो बड़ी तबाही होगी, बड़ी बर्बादी होगी। आज कहाँ बैठे हुए हैं वो सब, क्यों नहीं आते बताने के लिए कौम को? तो ये जो है IMF में जो भी गया है, आपने खान साहब को भी कहा 2018 में, और उनके इर्द गिर्द जो मशीर थे उन्होंने दूसरे लोगों की बात को प्रिफर किया, अब ये भी यही कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर साहब क्या इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं है, विल हैव टू गो फॉर 1.8 बिलियन और फिर हमें बारोइंग के लिए रास्ते खुल जाएंगे, तो हमें सांस लेने के लिए कोई साल 6 महीने मिल जाएंगे? इज दैट ट्रू? देखिए बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 4-4.5 महीनों में जानबूझकर चीज़ों को ख़राब किया गया है। बार बार कहा, आपके प्रोग्राम में भी कहा, निकाल के देख लें। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कि पाकिस्तान को इतना वल्नरेबल कर दो कि इसके पास आइंदा 10 साल के लिए कोई ऑप्शन ना हो, और ये हमारे दस्ते नगर रहेगा। जब आज जो हो रहा है, तमाम पॉलिसी मेकिंग IMF वाले कर रहे हैं, वजारत खजाना और सेंट्रल बैंक सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है। खत्म हो गए हमारे पास पॉलिसी मेकिंग नहीं रही है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटर हैं। हम किसको वो कर रहे हैं? चीज़ें ख़राब ज़्यादा हो गई हैं पिछले 4-4.5 महीनों में, और ये की गई हैं ख़राब। मगर डॉक्टर साहब सवाल ये कि आपने मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ख़राब की गई हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब किसने की है और क्यों की हैं? क्योंकि आपने कहा ना लोग तो सज़ा काट रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जब भी इस प्रोग्राम में यही बात बताई है, मेरा नहीं ख्याल एक भी पाकिस्तानी ने आपको अपोज किया है। मगर मुझे बताएं, क्या कौम अपने फैसले खुद करती है? ये तो हुक्मरान करते हैं, तो उनका एजेंडा क्या है फिर? कम से कम आप हुक्मरानों से यही तो पूछें जो अभी आप बहुत बता रहे थे। क्या ये पिछली हुकूमत सिर्फ IMF में गई है? 3-3.5 साल जो IMF में गुजारा है उन्होंने, क्या यही वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की, या 22वीं हुकूमत है? 1988 से लेकर और आज दिस इज द 18th प्रोग्राम, 18th। तो 1988 से ऑनवर्ड कौन जा रहा था? 1988 में कौन गया? 90 में कौन गया? 90s में कौन किया? हर 90s में तो हम मशहूर थे कि एक ट्रांश, वन ट्रांश इकॉनमी कंट्री कहलाते थे हम, कि पहला किस्त लिया उसके बाद मुकर जाते थे, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता था, फिर हुकूमत तब्दील होती थी, फिर उसके बाद जो हुकूमत आती थी वो प्रोग्राम शुरू करती थी, पहले किस्त मिलता था, जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती थी भाग लेते थे। तो ये तो सिलसिला चलता रहा। सिर्फ 4 साल 2004 से 2008 का जो पीरियड था, हम IMF में नहीं थे, और उस पीरियड की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर ले उन पीरियड से जब हम IMF के प्रोग्राम में रहे हैं। आसमान और ज़मीन का फर्क है।
इसलिए कि पॉलिसीज हम बना रहे थे, अपने पाकिस्तान के को सामने रखकर, पाकिस्तान के अवाम को सामने रखकर हम बना रहे थे पॉलिसीज। आज पॉलिसीज कहीं और बन रही है, उसमें अवाम मैटर नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, हम किसको एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं? एक और डायमेंशन ब्लेम कर रहे हैं, हम तो मुसलसल चले आ रहे हैं। 1988 से जितनी हुकूमतें रही हैं, बारिंग 4 इयर्स में आपको बता रहा हूँ, 2004 to 2008 उसमें जो हुकूमत थी वो मुशर्रफ साहब की थी, वो सिर्फ निकल आए थे IMF से। उसके बाद से तो कभी कोई, हमेशा IMF पे रहे, वन आफ्टर अनदर। तो हम किस चीज़ को, किसको हम बुरा भला कह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ है, क्योंकि मैशत के साथ सियासत जुड़ी होती है और यानी और उसके असरात सियासत पर पड़ते हैं। एक तो फ्लड तो है, एक तो इमीडिएट है जिससे हम, दूसरा ये जो लोग बिजली के बिल लेके सोशल मीडिया हो और जगहों पर भी, तो ये तो अब इस तरह लगता है कि अनपेएबल है। ये एक और हमारे लिए, और आप सुना है कि मोहरें लगा के उन्हें वापस भेज रहे हैं। अंदर की खबर ये है कि ये पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या अजीब सी सूरत बन रही है? तो आर वी इक्वल टू कोप विद दिस सिचुएशन? देखिए, बात यह है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिछले IMF को ये यकीन हो गया है कि हमने पाकिस्तान की मैशत को हिला दिया। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं, जो हम कहेंगे वो पाकिस्तान ने करना ही करना है। उन्होंने कहा कि ये कीमतें बढ़ाओ, वो कीमतें बढ़ाओ, ये अपने बजट के टारगेट को यहाँ रखो और उसके लिए जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में इतने 100 बिलियन इकट्ठा करो। हमने कहा अमन सदकना, जो हुक्म को सरकार का हम करेंगे। इस तरीके से इसको तो मुज़ाकरात तो नहीं कहते हैं ना। हम क्यों कहते हैं कि ये पाकिस्तान और IMF के टीम के दरमियान में मुज़ाकरात हो रही है? इसको मुज़ाकरात कहते हैं? ये तो वन साइडेड था कि आपने ये करना है। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह, और हम आके कर रहे हैं। अब इसमें अवाम बिजली का बिल दे सके या ना दे सके, हु केयर्स? इसका हमें किसी को परवाह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत ज्यादा तबाही मच गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली का बिल जो है, हम जहाँ मैं जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, यहाँ पर भी स्टाफ आके मुझे अपना बिल को दिखाता है कि सर ये पिछले ये मेरा 5,000 का बिल आता था, आज 25 से 30,000 का बिल आ रहा। क्या उसकी तनख्वाह 5 गुना बढ़ी है? द आंसर इज नो। अच्छा मलिक साहब, अपना सवाल याद रखिएगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब का 1 मिनट शॉर्ट में, मिफ्ताह इस्माइल साहब का हमारे वज़ीर ख़जाना वफाकी, उनका सुना लूँ, फिर मलिक साहब यू प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। जी सुनाएं। शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, दिवालिया हो नहीं रहा। आप लोगों के सामने मैंने दिवालिया की बात नहीं करी थी जब तक कि मैंने दिवाली से बचाया नहीं इस मुल्क को। लेकिन उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि सर ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, इस वक्त हमको ये करना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ अंडरस्टूड दिस, उसको ये बात समझ में थी कि ये मुल्क दिवालिया हो गया, इसको बचाना ज़रूरी है। जी ये डॉक्टर साहब, आपने फेडरल मिनिस्टर को सुन लिया है। आगे मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तो एक पूरा हुकूमत के लोग भी शामिल हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, हमारे शोज़ में आते हैं। वो कहते हैं जी IMF आपके लिए, अगर आप वहाँ से निकल गए तो डॉलर 500 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा, पेट्रोल फिर उसी तरह महंगा हो जाएगा, फिर बिजली महंगी हो जाएगी और खुदा न खासा पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसमें रियलिटी क्या है? ये डराया जा रहा है, सारा प्रोपेगेंडा है? 1988 से यही हो रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम इस्लामाबाद और लाहौर में डेवलप हो गया है, ठीक है ना? जो जिनका काम होता है कि इसी तरीके से मीडिया में आकर डरा डरा के, अगर नहीं गए तो ये बर्बादी, अगर नहीं गए तो वो बर्बादी। और क्या बर्बादी हो गई यार? जो कुछ बचा था वो सब तो खत्म हो गया। अब बचा क्या? जाके क्या फायदा हुआ? हमें नहीं जाते तो यहीं पर खड़े होते आज। लेकिन कम से कम ये तो नहीं कहते कि IMF की वजह से हम खराब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, ये सब सियासी बयान भी होते हैं बहुत सारे। किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आपको कोई सियासी बयान देना पड़ता है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, इसलिए सियासत पे कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने कभी माजी में डिफ़ॉल्ट नहीं किया जब $400 मिलियन के रिजर्व थे, सिर्फ $400 मिलियन के रिजर्व थे। उस वक्त भी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। ना पाकिस्तान आज करेगा और ना इंशाअल्लाह आगे करेगा। बस ये मेरी बात को आप जितनी तवज्जो दे सकते हैं दे दे, वरना ये बाकी सियासी बयान होते हैं। हर आने वाले जो इनके बाद जो आएंगे वो भी यही कहेंगे कि ये सब बर्बाद करके चले गए। डॉक्टर साहब, तो डिफॉल्ट ये आपने लास्ट टाइम एक बात की थी, वो बड़ी वायरल भी हुई
मैंने कहा ये जी अफगानिस्तान में 90 रुपए का या 89 रुपए का डॉलर है, तो आपने कहा था कि भाई वो IMF में नहीं गया था। तो ये जो मलिक साहब का सवाल है, अगर हम ना जाते तो शायद हमारा डॉलर भी इतना ही होता। डू यू एग्री? 100%, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के 4 क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मींस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मींस एक्सचेंज रेट को मार्केट के हवाले कर दो और मार्केट में खिलाड़ी हो जहां मर्जी लेके चले जाएं, मींस डिवैल्यूएशन। तीसरा है टाइट फिस्कल पॉलिसी, ऑस्टेरिटी करो और अपने टैक्स के जरिए से रेवेन्यू इकट्ठा करो। और चौथा है बिजली और गैस की यूटिलिटीज की प्राइसेस बढ़ाओ। ये उसकी 4 चीज हैं, उनके की एलिमेंट्स हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क जाएगा IMF में, आज बांग्लादेश जाएगा उसको भी यही चार काम करना पड़ेगा, श्रीलंका जाएगा उसको भी यही 4 काम करना पड़ेगा। 1970, 72, 73 में अगर अर्जेंटीना और ब्राजील गए थे वो भी यही 4 काम कर रहे थे। तो ये IMF का ये जो प्रोग्राम है जिसके 4 क्रिटिकल एलिमेंट बताए हैं, ये वक्त के कैद से आज़ाद है, ये जोग्राफिया के कैद से आज़ाद है, ये मुल्कों के कैद से आज़ाद है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से अगर मैं जो समझाऊं तो यहाँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हुक्मरान नालायक हैं, उनको समझ ही नहीं है, या फिर वो IMF के एजेंट है, या फिर तीसरी ऑप्शन है कि वो नालायक भी हैं और एजेंट भी हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक सही है? देखिए बात यह है कि 1988 के बाद, मैं कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, 1988 के बाद से एक पुल फैक्टर था और एक पुश फैक्टर भी था। पुल फैक्टर वहाँ से था, पाकिस्तान का लाओ IMF में, और कुछ पुश फैक्टर होते थे यहाँ से बैठ के जो हमारे जो वज़राए आज़म रहे हैं उनको कहने के लिए कि सर अगर नहीं गए तो बर्बादी होगी, ये तबाही होगी, वो तबाही होगी। तो जो वज़ीर आज़म आते हैं हमारे यहाँ पर वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होते हैं। एक आया था इकोनॉमिस्ट जो समझता था, उसने IMF से निकाल लिया था आपको, उसका नाम था शौकत अजीज, निकाल लिया था आपको, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो वही तो 4 साल था जो हम IMF में नहीं थे। बाकी जो हमारे सियासतदान होते हैं, जो टिपिकल सेंस में से पॉलिटिशियन होते हैं, वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होते हैं। वो हम जैसे लोग उनके इर्द गिर्द जो होते हैं, उनको जो कहते हैं वो ये वही समझते हैं। तो फिर वहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होती है लोगों की, कैबिनेट में स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होती है, जो अंदर से बार बार ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब अगर नहीं जाएंगे तो ये तबाही होगी, वो तबाही होगी। वो भी इंसान होता है, वो कहता है कि यार सही कह रहे होंगे, चला जाता है। तो ये सिलसिला 1988 के बाद से मुसलसल चल रहा है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये तो अब जितना प्रोसेस आप बता रहे हैं, इतनी यानी प्यूनिटिव बिजली की प्राइसेस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आप बेल्ट टाइटनिंग की आपने बात की, जो 4 फैक्टर्स बताए, बेड़ा गर्क हो गया। आज हमारे 15 पता नहीं कितने पुल गिर गए हैं, वो पता नहीं कौन बनाएगा, हमने तो बेल्ट टाइटनिंग करनी है। ट्रिकल डाउन कोई नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन जो है वो एंटी ग्रोथ थी। 100 इदारे बकौल कैसर बंगाली साहब के प्राइवेटाइज किए इन्होंने, जिसमें से 90% पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। तो ये तो इट वॉज टोटल डिजास्टर। डू यू एग्री सर? भाई मैं किस लिए मना करता था? हर हुकूमत को मैंने मना किया, सिर्फ पिछले वालों को नहीं किया। हर हुकूमत के खुदा के वास्ते लर्न टू लिव विदाउट आर्मी। दुनिया में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जो मुल्क IMF में गया वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। 50 साल से निकल नहीं पाए। ये अर्जेंटीना है, ये ब्राजील है, 50 साल हो गए। आप बताएं कि वही मेडिसिन चला आ रहा है, चला के मुल्क की मईशत तबाह कर दी है उनको, लेकिन वहाँ पर भी यही पुल एंड पुश फैक्टर चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे अब इकॉनमी आपके सामने, आपको मैंने क्या बताना है? 2 साल हमें कोरोना पड़ गया, पूरी दुनिया को पड़ा, अभी उधर से निकले नहीं हैं, आगे सैलाब आ गया। आज मैं जो तर्जमान है अपना बलोचिस्तान हुकूमत के, उनका इतना तकलीफ दे बयान था कि 25 साल लगेंगे बलोचिस्तान को वापस जाते। मैं आगे नहीं वापस जाते, आज वापस आते। तो ये जो सैलाब है ये इकॉनमी के लिए क्या, किस तरह ये अफेक्ट डालेगा? देखिए, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैसिवली तबाह हुआ है। वो अगर बलूचिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि तो गलत नहीं कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सड़कें हैं, बिजली सड़कें हैं, पुल हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई है। तो इनको बिल्ड करने में जो जिस तरीके से काम करने की स्पीड है हमारी,
और जिस तरीके से हम IMF के प्रोग्राम में रहते हैं कि आपको बांध के रखा जाता है, तो वो सही कह रहा है कि 25 साल हमें लगेंगे। लेकिन देखें इस किस्म के नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी हम IMF के साथ बातचीत करते हैं। माजी में भी बातचीत हुई थी, जब 2010 में हुआ था तो प्रोग्राम को थोड़ा सा यूज़ किया गया था और IMF ने इमरजेंसी रिलीफ के तौर पे $500 मिलियन भी दिए थे उस वक्त के हुकूमत को। तो ये बात यह कि हमारे लोग जो आजकल मिनिस्टर या मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, ये बहुत बेचारे, क्या कहूँगा, बहुत कमज़ोर हैं ये। तो इनको शायद पता भी नहीं है, क्योंकि उनको बता भी नहीं रहा है कि यार रीनेगोशिएट करो, उनसे बातचीत करो। बहुत सारे जो सख्त किस्म के मेजर्स हैं जिससे अवाम मुसीबत में आएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाना, गैस की कीमत बढ़ाना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, इसको पोस्टपोन करें आप। रेवेन्यू के टारगेट इतने रखे हुए हैं, इस तबाहशुदा मईशत में कौन सा रेवेन्यू आपको मिल जाएगा? तो यू नीड टू रीनेगोशिएट विद द IMF ऑन द बेसिस ऑफ ये जो सैलाब से जो तबाही हुई है, और आप उनसे पोस्टपोन करवाएं बहुत सारी चीज़ें। ये फिर आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए उनके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर जाके आप लेट जाएंगे इस तरीके से, तो फिर क्या होगा? अच्छा, शौकत तरीन साहब ने बहुत सी बातें की हैं अपनी वीडियो में, मगर एक बात जो उन्होंने ये भी की है, जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि भाई उनसे जाकर रीनेगोशिएट करें कि फ्लड है, एक गैर मामूली सूरत। जी सर, जी सर, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप बातचीत करें, माजी में भी करते रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 2010 में भी जो हमारा सैलाब आया था, 10 या 11 में मैसिव किस्म का फ्लड उस वक्त भी आया था, तो हम उस वक्त IMF के प्रोग्राम में थे और प्रोग्राम को थोड़ा सा ईज किया था IMF ने, और हमें उनकी है कंपनसेटरी कुछ फाइनेंसिंग का नाम है उसका, जिसके अगेंस्ट में हमें पैसे देते हैं। $500 मिलियन भी दिया था उन्होंने। मगर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब 2001 में हमारे यहाँ ड्राउट आया था, बहुत सीवियर किस्म का ड्राउट था, तो उस वक्त की हुकूमत ने भी उनके साथ बातचीत की थी, प्रोग्राम को थोड़ा सा वो स्लो डाउन किया था, और वो इमरजेंसी फंडिंग हमें मिली थी। ये IMF की वेबसाइट पे जाए हुकूमत पाकिस्तान, ये मिनिस्ट्री फाइनेंस, उनसे कहें कि जी इस इमरजेंसी रिलीफ से हमें पैसे दें आप। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा, मगर मैं अभी हमने सुना था ये जो हमारी जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त हुकूमत में, पीपल्स पार्टी है, नून है, मौलाना है, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये बिल्कुल डॉक्टर आपकी तरह बात करते हैं कि ये अवाम दुश्मन है IMF, बस जूँ ही ये इस्लामाबाद में कुर्सी पे बैठते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। तो ये इनका कोई नशे में है या कोई, ये क्या बात है? मतलब जब अपोजिशन में अब PTA वाले कह रहे नहीं हमने नहीं जाना, जब कल को इन्होंने हुकूमत में आना है, इन्होंने भी चले जाना है। देखिए, बात यह है कि मैंने कहा सियासतदान होते हैं, इनका काम होता है पॉइंट स्कोरिंग करना। हर सियासतदान यही काम करता है। आज अगर हुकूमत में है तो दूसरे जो अपोजिशन में होंगे वो पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, एंड वाइस वर्सा चलता रहेगा। इसी को तो सियासत कहते हैं। तो इन पे इतना आप ना किसी सियासतदानों को ये इस किस्म के उनको वो करें, क्योंकि ये उन्होंने करना है, इसी का नाम सियासत है। तो लेकिन हम लोग जो चूँकि सियासत में नहीं हैं, इसलिए जो सही बातें होती हैं बोल देते हैं। अगर जो अभी मैं बोल रहा हूँ सही बातें, वो अगर अपोजिशन में जो लोग होंगे उनको मेरी बात पसंद आ जाएगी, वो वही बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हुकूमत में आएंगे तो पुश एंड पुल फैक्टर होगा, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होगी, फिर ये खामोश हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइए कि क्या कितना हमारी ग्रोथ पे पहले 3 पॉइंट समथिंग कह रहा था जो प्रोजेक्शन थी, तो डू यू थिंक कि हमारी ये ग्रोथ भी हिट होगी? ग्रोथ तो ऑफ कोर्स हिट होगी। ग्रोथ शराब की वजह से भी, वैसे भी मेरा ये था कि 3-3.25% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। अब ये तकरीबन 2-2.5% अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सैलाब की वजह से भी आप देखें जो लोग ज़राअत में हैं, ये जो लैंड है हमारा बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो गया है। ये जो सिल्ट आता है बहता हुआ, और ये जब पानी उतर जाएगा तो ये जो मिट्टी होगी खेतों में, ये तो ऐसा है सोना है। ये इसमें जो बीज फेंकेंगे आपको न खाद डालने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। पानी में इतना मॉइस्चर है कि अगर पानी ना भी हो तो ये ज़बरदस्त फसल देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, इसको हम अपॉर्चुनिटी के में भी अपने आप को फूड के इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत गल्ला उगा सकते हैं ये, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई है। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी जहाँ जहाँ सैलाब का जैसे जैसे पानी उतरता है, जिन लोगों की फसलें ख़राब हो गई हैं,
अभी जो भी इस सीज़न में वो अपने इलाके में बीज जो भी उगाया करते थे उनके बीज उनको दें, पहुँचाएँ उनको बीज, ताकि ये डालें। और जहाँ पर उनको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, कम्युनिटी के बेसिस पे 1-2 ट्रैक्टर दे दें कि आप ज़रा हल चलाओ और बीज डालो और देखो किस तरीके से फसलें उगेंगी। तो इसमें से हमें अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह ने दी है। सिर्फ तबाही तो की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हो गया, इसके नुकसानात अलग होंगे, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। मगर राइट नाउ तो डॉक्टर साहब कीमतें बढ़ रही हैं, राइट नाउ तो जो है इन्फ्लेशन हिट कर रही है, सप्लाई डिसरप्शन हो गई है ना। सप्लाई जब मार्केट्स फार्म से मार्केट तक आप तो पानी ही पानी है हर तरफ, तो कहाँ से कोई गल्ला जो है, ये चीज़ें हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, मिर्चें हैं, ये कहाँ मार्केट से फार्म से मार्केट में आएंगे? जो होंगी फसलें वो भी होगी ख़राब हो गई होंगी, या अगर ख़राब नहीं हुई हैं तो आपके पास पूरे शहर में पानी फैला हुआ है, तो ट्रक आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, वो रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए होंगे, तो आपके पास सप्लाई डिसरप्शन जो है बड़ा मैसिव अंदाज में हो गया है। कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब हमें, ये जो एडेबल्स हैं या जो सब्जियां हैं हमसायों से हमें लेनी पड़ेंगी वक्ती तौर पर? अगर प्राइसेस को नीचे काबू में रखने के लिए अगर है तो फिर आपको ज़रूर ख़रीदना पड़ेगा। ये तो एक वन टाइम जो है इस किस्म की चीज़ें वन टाइम सॉल्यूशन है। मगर डॉक्टर साहब जब हम दूसरे जब हम ये सब्जियां और खाने पीने की चीज़ें भी खरीदेंगे तो डॉलर में खरीदेंगे, तो एक तो डॉलर में के ऊपर जाएगा, आगे आपने आसमान से बातें कर रही है महंगाई, तो फिर तो बिल्कुल ही एक गैर इंसानी माशरा बन जाएगा। देखिए, आपने हो सकता है कि आपको गंदम इंपोर्ट करना पड़े, तो जहाँ से सस्ता गंदम मिल रहा है वहाँ से ले ले। आप दुनिया ले रही है, आप भी ले ले जाकर, किसने आपको रोका है? तो ये तो चीज़ें हम पहले भी है। फर्टिलाइज़र पे आपको बड़ा प्रेशर पड़ेगा, दुनिया में फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ गई है। ये तकरीबन 25 to 30% जो है फर्टिलाइज़र ये रशिया और यूक्रेन दुनिया में सप्लाई करते थे, वो जंग में मुब्तला है, वो चीज़ें कितनी आ रही हैं मार्केट में हम सबको पता है। तो फर्टिलाइज़र की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, तो वो तो प्रॉब्लम तो था। ओवर एंड अबव ये सैलाब आ गया, डॉक्टर साहब हम पे अंडर प्रेशर में हम आ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस, और इस कौम को भी कुछ बताया आपने, हम गलत हैं और कहाँ दुरुस्त हो सकते हैं। इसलिए हम ये डिस्कशन नाज़रीन करते हैं कि कोई ऐसे रास्ते इख्तियार कर लें तो इस मुल्क के अवाम को रिलीफ दें। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और ख़बरें हैं उसमें देखेंगे नवाज़ शरीफ साहब अदलिया से क्या चाहते हैं, और तोशाखाना केस और ये केस भी चल रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, मलिक साहब, हमने अभी तो थोड़ी देर हम रहेंगे इस पे सैलाब पे बात करेंगे। अब ये था कि हमें 2010 में जब सैलाब आया तो बहुत सी रिपोर्ट्स आई, जिसमें एक रिपोर्ट ये थी कि ये जो फ्रेश वाटर होता है ये बड़ा कीमती होता है, जिसका भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे डॉक्टर शफाक हसन खान साहब। और एक तो ज़ाहिर है उसमें वो एक जरखेज़ी के हवाले से भी बात की उन्होंने, पर ये वो सोच के कि उस जरखेज़ी आने से पहले हम कितने लोगों को मरवा देते हैं। 99 से बताया जा रहा है 1 लाख लोग सैलाब में हमने मर गए, ये हमारी साबिर शाह साहब की रिपोर्ट थी। तो अब ये है कि बजाय 2010 में कोई प्लानिंग करने के कि हम इस हार्नेस करें इस पानी को रोकें, और जो हमारे वल्नरेबल इलाके हैं वहाँ से हम लोगों को हटा के एक महफूज जगह पे ले जाएं, हमने क्या किया कि हर जो बेड है रिवर का वहाँ पे आबादियाँ बन रही हैं, शहरों में प्लानिंग ख़त्म कर दी, टाउन प्लानिंग जो है वो कब्ज़ा ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है जी, कब्जा ग्रुपों के हाथ में टाउन प्लानिंग, इस पर कोई दो राय तो नहीं है। तो जब आपने प्रॉफिट और माल और इंचों के हिसाब से ज़मीन बेचनी है, एकड़ों में ख़रीदनी है, इंचों में बेचनी है, ये हमारा हाउसिंग सेक्टर है और ये इस काम धंधा जो है वो चल रहा है। लेकिन ये है कि एक कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं है। सेंट्रल प्लानिंग क्या है? IMF के पास चले जाओ, प्लानिंग है। अब मुझे कोई दुनिया मैं वही उधर ही आने लगा, बेचारे हर जगह। मुझे बता दें आपका कोई एक महकमा, कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ ये आगाही दे दे लोगों को कि ये होने वाला है, कोई बचाने वाला हो। मैं जब से पैदा हुआ मैंने हमेशा देखा आफ्टर, पहले वो कहते हैं ना खाने के बाद और खाने के बाद पहले सिर्फ फौज ही आती है, वही बचाती है। अगर उसका हेलीकॉप्टर पहुँच जाए, अगर वो नहीं पहुँचे तो आपकी ज़िंदगी गई। तो हमने 75 साल ये सोचा ही नहीं कितनी देर आपने इस फौज को यूज़ करना है। जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ काजी साहब, जो पॉइंट से थोड़ा मैं हटना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी सी रिसर्च किया, हम जर्नलिस्ट लोग हैं, मैं हैरान रह गया हूँ। दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सब इस चीज़ पे खड़े हो गए हैं कि दरियाओं का रास्ता रोकना, उनको तंग करना।
बाकायदा ये वर्ड नया इन्वेंट हुआ है, राइट ऑफ वे। वो कहते हैं कि दरिया का गुजरना उसका राइट ऑफ वे है, और दरिया जो है वो सांस लेता है, वो बड़ा सांस भी लेता है, वो छोटा सांस भी लेता है। वो ये कहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये मौसम ख़राब हो गया। 1910 में, 1920 में, 1926 में इससे बड़े सैलाब आए हैं, तो ये मौसम अब ख़राब नहीं हुआ। मैं सिंपली आपको थोड़ा सा 1 मिनट आपसे ज़्यादा लूँगा, आप मेरे साथ चलें सवात। आप बंगोरा से शुरू हो जाएं, तकरीबन 40-50 किलोमीटर आप दरिया के साथ चलें। मैं दरिया स्वात की बात करूँ, कलाम तक चलेंगे, काजी सब कम अज़ कम 20,000 होटल हैं जो होटल का जो पाँव है ना वो दरिया को किस कर रहे हैं। चलें छोड़ दें उसको, भूल जाएं आप मेरे से सुबह दरिया रावी चले जाएं। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 10 लाख के करीब लाहौरी जो है वो दरिया रावी के बेड पे रह रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर भारत, अगर वो असल रावी जिसको बोलते हैं, वो पानी अगर रात को छोड़े ना, तो कल आपकी सबसे बड़ी हेडलाइन होगी कि 1 मिलियन 10 लाख पाकिस्तानी की ज़िंदगी खतरे में चली गई है। हमें कोई पता नहीं, हमने सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, दुनिया सारी कह रही है कि सैलाब के फ़ायदे ज़्यादा, वो पूरी कहानी हो जाएगी। आप दरिया का राइट ऑफ वे रोकते हैं। मुझे कोई दुनिया की सिविलाइजेशन दिखा दें जो दरियाओं के रास्ते में होटल बनाए, दरियाओं के रास्ते में प्रॉपर्टी का बिजनेस करे। लाहौर का जो रावी है उसमें आपके LDA ने स्कीमों की इजाज़त दे दी है, वापटा ने खंबे लगा दिए हैं, वहाँ पे PCU है, केबल है, पूरी लाइफ है। और हमने क्या किया, हमने इन पाकिस्तानी जो काम है सबसे बड़ा इदारों का, मुझे इस पर भी तो बताया ना, ये राइट ऑफ वे क्या, क्यों रोकना दरिया का? आपने जब से इसको डीरेगुलेट किया है हाउसिंग को, आपके पहला 5 साला मनसूबा था, दूसरा 5 साला मनसूबा था, उसमें अयूब खान ने कुछ तरक्की की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे जिस तरह टेक्सटाइल हैवी में ये अपना स्टील मिल वगैरह ये लगे। उसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद 1977 से ऑनवर्ड आपने कहा है ये मुल्क एक तोशाखाना है, ठीक है, इसमें पॉलिसियाँ बनाओ। और प्रेशर पुल एंड पुश की जो बात की है कि इधर लोगों ने पुश करते थे कैबिनेट में बैठ के IMF की तरफ जाओ, वो जो महाजन है वो महाजन आते थे, आज भाई आज मोटी मुर्गी आ गई है। तो ये 23 ये जो आपने पॉलिसी बनाई, आज किसी में इतनी औकात भी है हमारे हुक्मरानों में से कि आके ये कहे कि यार कम अज़ कम ये तो मानो कि ये 23 प्रोग्राम खुदकुशी थी, हमारी माशी खुदकुशी थी, और हम आइंदा से बैठ के 3-4 बड़ी पार्टियां बैठ के इस पे बात करते हैं कि हमने से कैसे निकलना है। तो यहाँ पे 10-15 बड़ी फिश पकड़ लेना तो IMF से हमारी जान छूट सकती है। नहीं, हम लगाएंगे टैक्स, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन करेंगे, तो कुछ करना ही नहीं चाहता। अच्छा चल, मुझे यहाँ से शुरू करते हैं ना। जनरल ज़िया से ये शोर हुआ है ना कालाबाग डैम का, उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई, नून आ गया, PTA आ गई। अब PTA को भी 9 साल हो गए हैं। एक जो कहते हैं जी हम साफ शफाफ हो गए, KPK में वो भी है। मुझे पता है ये डैम हम पानी एक बात पहले ये पता करें कि पानी में से सस्ती 2 रुपए की यूनिट बनने से फायदा किसका था, और फर्नेस और ऑयल और कोयले से माल किसने कमाना था? वो आवाम को फायदा था। ये नहीं, वो भी किसी का फायदा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी बहुत सी पार्टियां, में नाम नहीं लेता, डूब जाएंगे। और मैं हूवर डैम खुद विजिट करके आया हूँ, दुनिया के सबसे बड़ा डैम है, जो कि रिसेशन में 1930s में उन्होंने अमेरिका ने बनाया था। वो तो नहीं डूबया, कौम पूरी डूब गई। ये उन्होंने दुनिया के हर दारुल में घर बना लिया। ये जरा वाज़िया करें, अगर हम पानी से बिजली बनाए तो कितने की? और सर मैं यहाँ एक थे शम्सुल मुल्क साहब बिजली के, उन्होंने चेयरमैन है, बहुत पुरानी बात है, मेरे साथ शो में आए थे। उनका बेटा ये कैसे, अगर उस वक्त पुरानी बात है, 1.5-2 रुपए की अगर आप 7 रुपए की बिजली बेचेंगे, मेरा मतलब है कि चले हम तो गलत कह रहे हैं, और आप कोई माई का लाल 1994 से लेके अब तक के मुआहदे निकाले, सारे ना निकालो। जिस तरह वो कहती थी ना PTI कि 4 बक्से खोल लो, कुछ मुआहदे रैंडमली बाहर निकालने, आपको पता चल जाएगा वारदात किसने की है। और आज मगरमच्छ के आंसू हमारे पेट्रोल के साथ हमारे हेलीकॉप्टर में बैठ के हमारे हुक्मरान जाके ऊपर से थैले फेंक रहे हैं। अच्छा, जो अंदाज़ा शुमार है काई साहब, जरा इसका मुझे जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ। 1 लाख मेगावाट, मेरे ख्याल पाकिस्तान की सारी ज़रूरत 20-22 मेगावाट से ज़्यादा नहीं। अगर हम सारा यूज़ कर लें, पूरा पासन रोशन कर दें, मैंने आपको बताया 1 लाख मेगावाट आपको पानी से आप बना सकते हैं। कितनी कीमत पे? 1 से 2 रुपए में। और ये आप 23, 24, 40 रुपए तक जाती है ये फर्नेस है। मुझे बताइए ये पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? किसने ये हमें पानी से उठा के और फर्नेस में डाल दिया? क्या गिला करें? अगर मेरे घर में डकैत आता है और मेरे घर का कोई बंदा अंदर से दरवाजा खोल देता है, हुक्मरान तो चौकीदार होता है, नहीं ना, वो अंदर से दरवाजा खोल देता है, तो फिर मैं किसको बुरा कहूं? वो तो लूटने आया है। गोरे तो 1800 पहले भी आए थे। जहाँ कब आए थे गोरे? यहाँ आके जब हमारे यहाँ आए थे तो 23% हमारी दुनिया की GDP थे,
सब कॉन्टिनेंट 23% था, छोड़ के गए 2% थी। 2% मतलब सब चूस लिया, सब कुछ चूस कर गए। अब उसके बाद 1947 में हमें फिर आज़ादी मिली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सारे आ गए जो उन्होंने ना। काजी साहब एक थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, वो ठीक है, अंग्रेज़ को मैं भी समझता हूँ, एक जालिम थे, जाबर थे, लुटेरे थे, हमें छीनने आए, हमसे खून चूसने हैं, हमें महंगाई देनी है, फिर भी कोई हॉस्पिटल बना गए, फिर भी कोई नहरें बना गए। हमने क्या किया? हमने ये मुल्क लेकिन उसको तो उससे भी पीछे कर दिया। आप इस पे बात करें ना, जिस मुल्क में वो आए थे उसकी GDP 23% थी, ठीक और है। 1947 में 2% ऑफ द वर्ल्ड छोड़ के गए थे, ठीक हो गया। तो उन्होंने सारा माल मूल निकाल लिया था। जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो यहाँ से रॉ मटेरियल निकालने के लिए, सही ट्रेन अपने लिए बनाई हुई, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। मतलब फिर हमने 47 से क्या किया? हाँ, उसके बाद उन्होंने जो एक और वारदात की थी जिसपे कायदे आज़म भी मतलब है कि क्या कर लेते, उनकी सेहत का जो मामला था, उन्होंने ये जो क्लास खड़ी की थी, ये जो 1935 में गालिबन इन्होंने बनाया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और ये जो किताब अभी लिखी और हमारे दोस्त बाबर डोगर ने स्टोरी की कि ये सारे हुक्मरान हैं, उसने एक एक का नाम लिया कि किस किस का बच्चा आजकल कहाँ बैठा हुआ है, कि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मार के उनके जो कपड़े हैं वो रखते थे कि AC आएगा, DC गोरा आएगा, बड़े अरसे बाद तो हमें देख। तो ये क्लास यहाँ पे इम्पोज की गई, ये की गई। तो इसलिए तो ये पानी से बिजली नहीं बनने दे रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा या माल बना लो या बिजली बना लो। ये बिजली नहीं बना रहे, ये माल बना रहे हैं। माल बनाते बनाते इन्होंने इतना माल बना लिया कि इस मुल्क में कोई माल नहीं रहा। थोड़ा सा आपके लिए 1100 अरब का खसारा है इस बार बिजली के, ये मैं आपके पावर सेक्टर की कहानी सुनाने को, और 2600 अरब का इनका कर्जा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त जो बिजली का सेक्टर है वो आपके दिफा कर्जे सबसे बहुत ऊपर चला गया। पाकिस्तान की मैं ईमानदारी से समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन गया है ये जो बिजली का आपका IPPs है। आप समझते हैं मैं सही सोच यार, ये वीक से हुक्मरान हैं, इनके अपने बड़े मसले हैं, बेचारे जमानतों में घूम फिर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है? मुल्क को ये गोरे कर दिया और क्या करना है? हो गया। देखें ना, वो अपना कोई मूवमेंट है यहाँ पे, इमरान खान साहब और किसी चक्कर में घूम रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, ये क्या है अपना, सॉरी मलिक साहब मुझे याद आती रहती है, लेकिन चलें जल्दी वो भी हमारे साथ होंगे। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को क्या रिलीफ चाहिए? नवाज शरीफ साहब देखें, वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना कोई अच्छा सा जज, वो बकौल जो आप एक जज का बड़ा जिक्र करते हैं माजी का, उनके नाम एक मलिक यूम उनके आप बड़ा जिक्र करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई जज हो। आज मैंने नहीं किया। नहीं, आपने किया, मैंने कर दिया, इसलिए मैंने कहा आपने करना। तो उनका सिंपली मकसद है, आपको याद है उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है लंदन में, उन्होंने रेफरेंस दिया वो मलिक अरशद का, उन्होंने रेफरेंस दिया जस्टिस सिद्दीकी का। उन्होंने कहा वो तो जजेस हैं, उन्होंने तो सरेआम बताया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ आपने गलत मुकदमात बने, मैं तो पाक साफ आदमी हूँ, तो कोई सुओ मोटो ले, मुझे माफ़ करे, मुझे साफ करे, मुझे बहाल करे, सीधी सीधी बात है, मैं पाकिस्तान जाऊँ और इलेक्शन लड़ूँ और वज़ीर आज़म बनूँ। ये वो चाह जी, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन बात ये है पुलों के नीचे से मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, मुझे कोई बनाए भी तो तब भी नहीं बनना। इस खंडर पे कौन आके हुकूमत करेगा और ऊपर मज़े से बैठेगा, इसके लिए खासी बेहसी चाहिए जो आप मैसूम और किस्में पैदा नहीं कर सकता। ये वॉइसेस ऑफ हैं, डिसेंट कह लें या कुछ भी कह लें, वो कह रहे हैं कि भाई सही तरीके से हमारे मामलात नहीं सूबों में देखे जा रहे। भाई साहब, ये तो आपने बड़े, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, ये तो इतराफ़ है अपनी नाकामी का, इमरान की लीडरशिप का, कि आपके 2 सूबों में हुकूमत है, आप पार्टी के चेयरमैन है, तो आपकी बात ही कोई नहीं मानता। ये तो मैं ज़रा आसान ज़ुबान में आपको समझी, तो सीधा सीधा इतराफ़ है कि पंजाब में हुकूमत हमारी है, 10 सीटों वाली काफ लीग है, वो हुक्मरान बने। और उससे भी जो मज़ेदार उन्होंने बात बताई वो KPK की बताई, उन्होंने कहा वो प्रेशर कहीं और से आ रहा है। तो फिर यार ये फिर आप किस तरह के लीडर हैं? फिर आपसे हम किस तरह तवक्को रखेंगे अगले इलेक्शन में आप पाकिस्तान को कहीं चला लेंगे? फिर आपको हमने वज़ीर आज़म बनाया, आप कहेंगे जी हम पे प्रेशर है, अभी मजबूरन शहबाज शरीफ साहब से चलवाने पड़ेगी। नहीं तो वो ये इस तरह ही पाकिस्तान चलाना है तो शहबाज ज़्यादा बेहतर है, फिर हमें इस तरह ईमानदार उनमें क्या बेहतरी? आपने हाइपोथेसिस ये दिया था ना कि PTI आएगी ईमानदार। मैं तो उन पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हम जनाब अपना करप्शन नहीं होने देंगे, हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखें KPK में क्या असल आपने किया हुआ है, और ऊपर से जब आपका अपना कारकुन कह रहा है कि यार मुझे डंडे पड़ते हैं, मुझे सोटे पड़ते हैं, हुकूमत मेरी अपनी है, तो इमरान खान भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर बना हुआ है। व्हाट इज़ दिस यार? तो इस तरह किस तरह आप किस मोरालिटी से मुझे स्टेट ऑफ अफेयर्स को हम देखते हैं तो जो पार्टी पावर में है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है कि उसे ताहयात
हुकूमत दे दी जाए? नहीं नहीं काजी साहब, आप अल्फाजों से खेल लें। मैं खेल नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक कप्तान होता है जिसका नाम है इमरान खान है। इमरान खान बड़ा हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो चीज़ें चलानी जानता है। तो वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब हमारी मर्जी से नहीं चल रहा, वो खुद मान रहे हैं हम KPP हमारी मर्जी से नहीं चल रहा। तो फिर आप मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था पाकिस्तान मेरी मर्जी से नहीं चल रहा, ये जो मिफ्ताह इस्माइल साहब है मेरी मर्जी से नहीं चला रहे, तो फिर उन्होंने काट दिए। वो अपने आप या वो वैसे ड्रामा था, फ्रॉड था, वो क्या था? काई साहब, वो अपने को हीरो भी तो नहीं ना कहते। नहीं, खान साहब तो हीरो इमरान खान साहब ने कब कहा, बंदे उनके अंदर हैं और खुद जो है वो जाके फिरते हैं। बात यह है कि ये कन्फेशन तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में किया। इवन मरियम साहिबा हैज बीन रिपोर्टेडली सेइंग ऑल दैट। तो फिर काई साहब उनमें इतना अग्रेशन नहीं, वो बड़े साफ नजर आते हैं कि भाई हम वो चलते रहे क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं, यू आर नॉट गेटिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हीरो भी नहीं बनते, वो उनकी टेक्नोलॉजी ये है कि आपने बाप ने और बेटे ने उन्होंने पकड़े जाने खाते भी हैं तो लगाते भी हैं। नहीं, ये आर्गूमेंट नहीं है। बिल्कुल साथ है, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपको गिरेबान तक सिस्टम ने आपको पकड़ा है, सुबह आप उठे हैं, नमाज पढ़ी, आप वज़ीर आज़म बन गए, उनकी तो निकल आई लॉटरी। ये नालायक है, वो लायक थे। देखो ना, वो नालायक जो है 168 पे छोड़ के गया, ये लायक जो है 250 पे ले गए, तो मेरे ख्याल में चलने दिया जाए, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। लास्ट मेरा आपसे, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, अगर एक लीडरशिप ये मानने के 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, हमारी मानी नहीं जाती, तो किधर हम जाएं फिर? आप और वो हुकूमत के बारे में वो कहें कि जो हर काउंसिल हो रही है और बिल्कुल नहीं मान रही, उसको हम याद रख लेते हैं। मलिक साहब, हम आपका दिल रखने के लिए कोई कुर्बानी करने को भी तैयार हैं। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।